सभा का एमपी है, जो मिनिस्टर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है, सारी हालत बता रहा है। और अब आंकड़ा जो बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी की कम से कम 100 सीटों पर ये सब कुछ हुआ है सबूतों के साथ। अब कुछ शासन प्रशासन, इलेक्शन कमीशन या केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, फिर भी हिंसा कैसे हो रही है? ममता जी को लड़ना है और ममता जी के साथ विपक्ष को लड़ना है, और लड़ना भी चाहिए, सबको साथ लेकर लड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ है मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। बात करेंगे जिस तरीके से एक विवाद काफ़ी गहराता जा रहा है, जो बंगाल चुनाव है उसका परिणाम आया, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से बीजेपी की 207 सीटें आई, और उसके बाद ममता बनर्जी की जो पार्टी थी उनकी 80 सीटों पर ही सिमट गई। और इसके बाद इस चुनाव रिजल्ट पर तमाम सवाल उठने लग गए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो सवाल उठाने लग गई कि 100 से अधिक सीटों पर इसमें लूट की गई। आखिर ये लूट हुई या नहीं हुई ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि अब वो इस्तीफा भी नहीं देंगी, और साथ ही अभी सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगी, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जाएंगे। इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं अभी जो मौजूदा स्थिति है? बंगाल में बीजेपी तैयारी कर रही है कि सरकार बनाएगी, लेकिन क्या वो सरकार बना पाएगी अगर इस्तीफा नहीं देती है ममता बनर्जी, या इसके पीछे कोई बड़ा पेच है? नहीं, इसके पीछे लीगली कोई पेच नहीं है। अगर संवैधानिक स्थिति आप देखें, लीगली अगर आप चीजें देखें तो कोई पेच नहीं है। वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी जब उसकी 207 सीटें वहां अब घोषित की जा चुकी हैं तो वो सरकार बना लेगी, इसमें कोई शक नहीं है किसी भी तरह का। और उनके लिए कोई बाधा भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है। उनके इस्तीफा देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ममता जी ने ये जो बात कही है इस्तीफा न देने की, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश है वो ये है, और ये एक राजनीतिक संदेश है, और उन्हें देना भी चाहिए, दे भी रही हैं, कि वो इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि वो हारी नहीं है, उनको जबरदस्ती हराया गया है और बेईमानी से हराया गया है। और ये बेईमानी जब से SIR पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, उसी दिन से वो बेईमानी शुरू हो गई। और लगातार आप देख रहे हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना लड़ना पड़ा, लोगों की जो वोटें काटी गई उनको बचाने के लिए। बावजूद इसके, इतने संघर्ष के बाद भी 91 लाख वोटें काट दी गई। यानी 91 लाख वोटों में मैं मान लेता हूं कि उसमें जो पिछली वो थी तब से लेके अब तक, यानी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, और उसके बाद से अब तक इसके बीच में मर गए होंगे लोग, मैंने मान लिया। कुछ लोग बाहर भी चले गए होंगे, लेकिन इतने लोग, 63 लाख लोगों को जो कहा गया कि भाई वो मर गए हैं, या उनके डुप्लीकेट नाम हैं, या वो इस यहां से परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, इस तरह की जो चीजें गई, ऐसा है नहीं, किसी भी हालत में नहीं है। क्योंकि जो लोग जिंदा हैं उनको भी मरे में घोषित करके उनकी वोटें काट दी गई, और अल्टीमेटली जिन लोगों को अनमैप्ड करके जिनकी वोटें काटी गई, और करते 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 इतने जुडिशियल ऑफिसर, 700-800 जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए, और आखिर तक में भी 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, आज नहीं कल डाल लेना वोट, कोई जरूरी है इसी चुनाव में डालो, अगले चुनाव में डाल देना। वो सुप्रीम कोर्ट जिसका काम ही संविधान की रक्षा करना है, लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना है, वो सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है। जहां एक ही वोट से हार जीत का फैसला होता है। इसका एक बहुत मोटा सा उदाहरण आप समझें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो पहली सरकार बनी 13 दिन की थी, 13 दिन का प्रधानमंत्री जब कहा गया उन्हें, वो केवल एक वोट से गिर गई, केवल एक वोट से। सो ये जो स्थिति है, उसमें जब एक वोट का इतना महत्व है, आप 27 लाख वोटों को ये कह रहे हो, जबकि वो इस देश के नागरिक हैं, ये सब कुछ सिद्ध है, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दें कि तुम अरे छोड़ो या इस बार फिर डाल लेना वोट। सो बेईमानी पहले ही दिन से हुई, और होते होते आखिर में वहां तक पहुंची कि 2.5 लाख आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई,
आपने वो अपराधी किस्म के आईपीएस ऑफिसर्स जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के हैं, एनकाउंटर वगैरह के हैं और तरह तरह के मुकदमे चल रहे हैं, जो सस्पेंड है, उनको लाके आपने उस पश्चिम बंगाल में आपने उनको ऑब्जर्वर बनाया, पुलिस ऑब्जर्वर बनाया, जो घर में जाके, कैंडिडेट के घर में जाके धमकी दे रहे हैं, लोगों को घर में जाके धमकी दे रहे हैं, गांव में जाके धमकी दे रहे हैं कि बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो सारी चीजें कही हैं, और उसके बाद जब लगातार यानी काउंटिंग के दिन स्वयं ममता बनर्जी जी के साथ में धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया और उन्हें अपने ही जो काउंटिंग सेंटर है, जहां उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी वोटें खुल रही हैं, उसमें उन्हें नहीं जाने दिया गया। जो तृणमूल कांग्रेस के जो काउंटिंग एजेंट है उनको पीट कर निकाल दिया गया। 2 बजे के बाद में जिस तरह से, 12 बजे के बाद में जिस तरह से वहां बेईमानी की गई है सुरक्षा बलों के दम पर, और अब अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि जो फॉर्म 17C में ईवीएम मशीन का नंबर था, काउंटिंग में वो मशीन ही नहीं थी, वो मशीन ही बदल दी गई। और इसी से पहले जिस समय काउंटिंग हो रही थी, उसी समय ये बात बताई जा रही थी कि जो मशीन है काउंटिंग में, उन काउंटिंग मशीनों में 98-99% बैटरी है। वही मशीन जो जिस समय पोलिंग शुरू हुआ, वोटिंग शुरू हुआ, उस समय 98-99% थी, और शाम तक जो है वो वोटिंग उसमें होती रही। उसकी बैटरी घिस के जो कम होके करते करते वो 70 पे, 72 पे आ गई, 71 पे आ गई। इस समय जब काउंटिंग हो रही है, उस काउंटिंग में उसमें 98%, 99% वो कैसे है? इसका मतलब साफ है कि मशीन बदल गई। तो ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं, और अब आंकड़ा जो बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी की, कम से कम 100 सीटों पर ये सब कुछ हुआ है सबूतों के साथ, और जिसकी वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, 12 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है। तो बेईमानी हुई है, बेईमानी का नतीजा है, बेईमानी का परिणाम है। अगर इन 100 सीटों को माइनस कर दो, बीजेपी 107 पे, अगर सीधे सीधे वैसी कर तो 107 पे सिमट जाती, तो तृणमूल कांग्रेस की, टीएमसी की सरकार बनी थी, लेकिन बनने नहीं दी। जबरदस्ती, गुंडागर्दी के दम पर, प्रशासन शासन के दम पर, इलेक्शन कमीशन ने जितनी बेईमानी बीजेपी के लिए कर सकता था, मोदी शाह के लिए जो कर सकता था, उसने किया। उसी का नतीजा है। लेकिन सर अब एक अलग ही मोड़ आता जा रहा है, क्योंकि बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया, और ये पहले ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से आपने बताया काउंटिंग सेंटर पर मारपीट हुई, ये आरोप लगा। उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी के पीए की जब से हत्या हुई, तब से वहां पर सड़क जाम और तमाम चीज़ें, बीजेपी एक माहौल बना रही है। तो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस करवा रही है। देखिए, ये आरोप किसका है कि तृणमूल कांग्रेस करवा रही है? ये आरोप बीजेपी वालों का है, ये उनका आरोप है। हत्या किसी की भी हो, ये बहुत दुखद है और बहुत गंभीर विषय है। पर आज की तारीख में हो क्या रहा है? सरकार किसके कंट्रोल में है? या तो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। 2.5 लाख वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस पड़ी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके कंट्रोल में है? वो उसके कंट्रोल में है आपके क्या कहते हैं, उसके गृह मंत्री के, अमित शाह के कंट्रोल में है। तो सब कुछ शासन प्रशासन, इलेक्शन कमीशन या केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। फिर भी हिंसा कैसे हो रही है? जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको रोका क्यों नहीं गया? किस तरह से चुनाव की घोषणा होने के बाद आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख है, 4 तारीख को काउंटिंग हो गई, और 4 तारीख को काउंटिंग के समय से ही हिंसा शुरू हो गई वहां, और हत्याएं हो रही हैं, और लगातार 300 से ज्यादा, जो अभिषेक बनर्जी की अगर बात को सही माने तो 300 से ज्यादा टीएमसी के जो ऑफिस उनको तोड़ दिया गया, फूंक दिया गया। लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं। सरकार नहीं तोड़ी है, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बुलडोजर चला के वो सब तोड़ रहे हैं। सबको दिख रहा है, सबकी आंखों के सामने दिख रहा है। कैसे? ये कोई भी अगर तोड़ रहा है, और किसके तोड़ रहे हैं? वो तो टीएमसी के कार्यकर्ता है या मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके उनको तोड़ा जा रहा है। कैसे ये सब कुछ हो रहा है? कौन करने दे रहा है? जिम्मेदार कौन है? सीधा इसका आंसर है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश का गृह मंत्री जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। और आरोप लगा रहे टीएमसी पे, तो तुम जिस पे चाहो आरोप लगा दो, लेकिन आज की तारीख में वहां पर सत्ता किसकी है? हुकूमत किसकी चल रही है? बात किसकी मानी जा रही है? कंट्रोल किसका है? कंट्रोल है केंद्र सरकार का, गृह मंत्री का कंट्रोल है। तो जब ये सब कुछ हो रही है और इसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो साफ है कि जिस तरह से गुजरात में हुआ वही आप इस तरह का यहां पे कर रहे हो। जैसे मणिपुर में आपने नंगा नाच कर रखा है गुंडागर्दी का, वही यहां सब कुछ करे, तो सरकार करा रही है सीधे सीधे।
अब जो लड़ाई लड़ने की बात करें ममता बनर्जी खुल करके चुनाव आयोग के खिलाफ और ये बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्या लगता है इससे कुछ हासिल हो पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की बात कर रही हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अदालत का ये मुद्दा नहीं है। जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुद्दा नहीं। क्या ये दो देशों के बीच का मसला है? दो देशों के बीच व्यापारिक मसला है, सीमा का विवाद है? क्या है ये मसला? अंतर्राष्ट्रीय कैसे माने? ये आपका घरेलू मसला है। जो चुनाव है वो किसी भी देश का अपना अंदरूनी मसला है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की बात कहना, मैं समझता हूं जो कह रहे हैं उन्हें ये कहना नहीं चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। और इस तरह का संदेश समाज में गलत जाता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, लोग भ्रमित होंगे और वो ये सब चीजें सोचने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हो, चले जाओ, मिलेगा क्या आपको? झुंझुना भी नहीं, मैं कह रहा हूं झुंझुना भी नहीं मिलेगा जिसे आप बैठ कर बजा सकोगे, आप वो भी नहीं मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा क्या? क्या ममता जी को अब तक समझ में नहीं आया? वो खुद मुकदमा लड़ने सुप्रीम कोर्ट में आई, चीफ जस्टिस की कोर्ट में खुद उन्होंने आर्गुमेंट किया। उसके बाद लगातार जो भी मसला था उस पर वो हाई कोर्ट भी गई, वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, पर उन्हें मिला क्या? क्या मिला उन्हें? ये सब लड़ते लड़ते 91 लाख वोट, 91 लाख वोट काट दी गई। 12% बैठती है टोटल वोट। अगर ये वोटें नहीं कटती या इसमें से जो जेन्युइन वोटें थी वही कटती तो ममता बनर्जी हार सकती थी? नहीं, किसी हालत में नहीं हार सकती थी। जो 27 लाख वोटें, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, आपने ट्राइब्यूनल उसको बिठाया नहीं, उसको काम करने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो 27 लाख वोटर हैं वो वोट अपनी नहीं दे पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अरे क्या चक्कर है, क्या की चिंता कर रहे हो यार, अगली बार वोट दे देना, अभी कोई वोट देनी जरूरी है, अगली बार दे देना। ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया है। सो ऐसे में आपको सफलता सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कहीं से मिली क्या? कुछ नहीं मिला। फिर भी आप कोर्ट जाना चाहती हैं, जाओ, कौन रोक रहा? पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मिलेगा आपको वहां से कुछ भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, सरकार के लिए काम कर रही है, सरकार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार के एजेंडे पर काम कर रही है। अन्यथा जहां एक भी व्यक्ति की वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां 91 लाख वोटें साफ कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? एसआईआर के माध्यम से। किस बात के लिए एसआईआर करा रहे हो? एसआईआर जो कराई गई पश्चिम बंगाल में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है, और इसके साथ साथ में वो इलीगल है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में उसका कहीं कोई वजूद नहीं है, फिर भी आप करा रहे हैं। फिर भी हो गई, उसके हिसाब से चुनाव हो गए, सब कुछ डिक्लेयर हो गया और आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। तो फिर भी आप अदालत जाना चाहते, चले जाएं, कौन रोकेगा? लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश की अदालतें मर चुकी हैं, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मर चुकी हैं। वहां कुछ है नहीं, वहां न्याय नहीं होता है। वहां लोगों की जो भावनाएं हैं, या यूं कहो कि लोगों के जो अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनके हिसाब से वहां काम नहीं होता। अब अगर होता तो देश में जो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जो गुंडागर्दी कर रहा है, सरकार के लिए जो काम कर रहा है, वो सब कुछ नहीं करता। राहुल गांधी जी ने इतने सबूत वोट चोरी के दिखाए, साबित, आज तक कोई झुटला नहीं सका, उन्हें झुटला सकेगा नहीं, क्योंकि वो सच है, सबूत है, वो एविडेंस है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो आप कोर्ट जाना चाह रहे हो, चले जाओ, मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा कहां से? करना क्या है? लड़ना है। आप कह रहे हो कि लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लड़ने से वहां कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना कहां है? लड़ना है सड़क पर, लड़ना है जनता को साथ लेकर। जब अदालतें खत्म हो चुकी हों, जब अदालतों में कोई बात सुनी नहीं जाए, संविधान के हिसाब से फैसले ना हो, एक विचारधारा विशेष के अनुसार फैसले होने लगे, जहां गलत कामों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, सरकार के गलत कामों को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करने लगे, तब केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है जन आंदोलन। तो उन्हें अगर लड़ना है, ममता जी को लड़ना है, और ममता जी के साथ विपक्ष को लड़ना है, और लड़ना भी चाहिए, सबको साथ लेकर लड़ना चाहिए। अब तो मैं समझता हूं सब पिट लिए अच्छी तरह से, एक एक करके सब पिट लिए। अब जब सारे के सारे पिट लिए हो तो सारे पिटे पिटे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, सब तो इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर लड़ो। लड़ना कैसे है? अभी मैं एक सुन रहा हूं कि मनोज जहां और कुछ जो लोग हैं, संजय सिंह वगैरह या और कुछ लोग, वो कह रहे हैं कि अब विपक्ष को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। मत लड़ो चुनाव, क्या कर लोगे आप? अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो क्या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या ये बेईमानी से चुनाव नहीं होगा? बीजेपी फर्जी पार्टियां बना के खड़ी कर देगी, जैसे गुजरात में 10 पार्टियां उसने खड़ी कर दी फर्जी,
उन पार्टियों को चंदा दिलवाया और उनसे चंदा अपना ले ला के अपना इलेक्शन का काम करवाया, ये सब कुछ किया। निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, फर्जी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, आप करते रहो बाइकआउट। ये कोई लिखा थोड़ी कि विपक्ष जो उस जब तक वो चुनाव में भाग नहीं लेगा तो वो चुनाव नहीं होंगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं संविधान में। मत दो आप भाग। असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई यह है कि समस्त विपक्ष को इकट्ठा होकर जनता को सड़क पे लाने के लिए काम करना चाहिए। इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। चुनाव आयुक्त जो हुए हैं इनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर होकर इन्हें गिरफ्तार, देशद्रोह किया है इन्होंने, देशद्रोह की एफआईआर करवा के इनको जेल भिजवाया जाए और साथ में इस देश में कोई भी आगे चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से ना हो, इसको खत्म कराया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए लड़ा जाए। एसआईआर बंद कराई जाए और साथ में एसआईआर बंद कराने के बाद 18 साल का व्यक्ति जो भी इस देश में अब है, 18 साल और उससे ऊपर का, उन सब की वोटें, उन सब के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए जाए और उसके बाद नया निष्पक्ष ईमानदार चुनाव आयोग बनाया जाए और उस चुनाव आयुक्त के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाए। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव। और देश में चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यों की विधानसभा में हो, एक ही दिन में चुनाव कराया जाए और वोटिंग खत्म होने के 6 घंटे बाद, क्योंकि 4-5 घंटे में सारी जो वो है बैलेट पेपर्स वगैरह हैं वो सब पहुंच जाते हैं स्ट्रांग रूम में, तो 6 घंटे के बाद उसकी काउंटिंग शुरू करा दी जानी चाहिए और लगातार काउंटिंग जब तक डिक्लेयर नहीं हो तब तक सारी काउंटिंग हो और उस काउंटिंग का डायरेक्ट टेलीकास्ट काउंटिंग सेंटर के बाहर होना चाहिए, कैमरों पर, तो उस पर जो स्क्रीन है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के इस पर यह व्यवस्था की जानी चाहिए, तब इस देश को बचाया जा सकता है। लड़ाई इसके लिए होनी चाहिए, लड़ाई इसके लिए नहीं कि हम जो बायकॉट कर दें, कर दो तुम बायकॉट, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे बायकॉट करने से। यह है लड़ाई। तो ममता बनर्जी जी को, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव जी को, स्टालिन जी को, इन तमाम लोगों को मिलकर यह लड़ाई लड़नी है। अगर ये नहीं लड़ सकते तो फिर तुम कुछ भी करते रहो, बचना कुछ नहीं है। 2019 तक का टाइम है तुम्हारे पास। 2019 तक अगर बीजेपी जैसे कर रही है, सॉरी 2029 तक बीजेपी अगर इसी तरह से जैसे कर रही है, यही करती चली गई और उसमें सफल हो गई और लोकसभा का चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के कानून के तहत, जो कि पार्लियामेंट्री की कमेटी में पड़ा हुआ है, अगर वो पास कराने में सफल हो गए और इस कानून के अनुसार, वन नेशन वन इलेक्शन के अनुसार चुनाव कराने में सफल हो गए, तो 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत के आएगी लोकसभा में और आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाएगी और उसके बाद राज्यसभा में बहुमत होगा, लोकसभा में बहुमत होगा, आधे से ज्यादा राज्यों में बहुमत होगा। और यही 3 मेन शर्तें हैं देश के संविधान को खत्म करने के लिए। अनुच्छेद 368 के अनुसार जो शर्तें हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, फिर इस देश के संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र खत्म करके और राष्ट्रतंत्र स्थापित करेगी। तुम करते रहना। तो लड़ाई ये समझने की जरूरत है, लड़ना तो है पर कैसे लड़ना है, किस लिए लड़ना है, असली लड़ाई क्या, मुद्दा क्या, ये करना जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो कहानी खत्म। अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से वहां पर भाजपा ने बताया कि 3,000 रुपए देंगे और प्रधानमंत्री ने झाल मुड़ी खाई, मछली वछली खा रहे थे कुछ नेता, और जिस तरीके से और तमाम मुद्दे लाए गए, घुसपैठिया और तमाम चीजें, बीजेपी के जो मुद्दे हैं हिंदू राष्ट्र और ये हिंदुत्व वाले, क्या इस एजेंडे का कुछ फायदा नहीं मिला या सिर्फ एक सीटों पे लूट ही हुई है? नहीं, देखिए इन सीटों, अगर आप इन सीटों की बात करते हो कि 3,000 रुपए का फायदा मिल रहा, अगर 3,000 रुपए का फायदा मिला तो बिहार में तो 10,000 रुपए दिए थे। आरजी कर का भी मुद्दा था, आरजी कर, ये सब मुद्दे बेवजह के बताए गए हैं, बनाए गए हैं, ये मुद्दे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतने बड़े मुद्दे नहीं है जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए। सो बिहार में जब आपने चुनाव किया, बिहार में 3,000 की जगह आपने 10,000 की बात करी, आपने 10,000 रुपए दिए, लेकिन 10,000 रुपए देने के बाद भी अगर आपने, बीजेपी ने ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से 13,000 से लेकर 67,000 वोटें जो सीटों पर काटी गई हैं, 128 सीटें बिहार में बीजेपी वो जीती जहां पे 13,000 से लेकर 67,000 वोटें काटी गई। 128 सीटें 203 में से अगर वो माइनस कर दी तो बीजेपी कहां ठहरती है? बीजेपी और उसके जो है नीतीश की पार्टी कहां ठहरती? कहीं भी नहीं।
सो इतने पैसे देने के बावजूद भी इतनी बेईमानी कर रहे हो और तब आप जीत पा रहे हो, तो पैसे का असर हो सकता है वो नाम मात्र के लिए इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा बताया जाता है। बेईमानी के सारे जो है सारे कारनामे, उन सब कारनामों को ढकने के लिए ये 3,000 10,000 ये दे देंगे, वो दे देंगे, महिलाओं को आरक्षण है, इसके असर पड़ा उसके, ये उस बेईमानी को जो चुनाव आयोग के माध्यम से की जा रही है उसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए ये सारी की चीजें सब घोषित की जाती हैं, कहे जाते हैं। लेकिन केरल में भी चुनाव हुए, करें केरल में कोई सवाल नहीं उठा, असम और बंगाल में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बंगाल कोई फर्क नहीं पड़ता। केरल की इसकी जरूरत नहीं है, बीजेपी को केरल की इतनी जरूरत नहीं है, नहीं तो जो यहां कर रही है वहां कर सकती थी, अब कर रही है ना। तमिलनाडु में टीवी की पार्टी जो है जिसको 107 सीटें मिली हैं, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, आप उसकी उसमें अड़ंगा लड़ा रहे हैं। भाई गवर्नर ये कह रहा है कि जो है भाई तुम्हारे पास में 118 जो है जो चाहिए बहुमत के लिए, वो आंकड़ा तुम्हारे पास नहीं है। उस गवर्नर को पूछो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार ये डिसाइड कर दिया कि अगर ऐसी स्थिति है किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, लार्जेस्ट पार्टी, उस पार्टी को बुलाया जाए, उस लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि भी आप वो बनाओ, आप बनाओ, सरकार आप बनाओ, उसको मौका दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, उसके बाद जो दूसरी चीज है आप उसको देखो, ये कोर्ट बार बार कह चुके हैं, जो लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है, यानी चुनाव से पहले का जो अलायंस है, उसकी अगर सबसे ज्यादा वो सीटें हैं, जो भी अलायंस है उनमें जिस अलायंस की सबसे ज्यादा सीटें हैं, आप उसको बुलाओ सरकार बनाने के लिए। ये उसको बहुमत है नहीं है, ये कहां सिद्ध होगा? ये फ्लोर उसके सदन के पटल पर होगा, विधानसभा के पटल पर होगा सिद्ध ये कि बहुमत है नहीं है। आपको जो कानूनी स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन बार बार दे रखी, आप उसके हिसाब से मांगा, लेकिन गवर्नर कह रहा आपके पास 18 नहीं। अबे महाराष्ट्र में जिसको बना के भेज दिया सिंधे को, क्या उसके पास थी क्या? जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, गवर्नर का रोल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विधानसभा अध्यक्ष का रोल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे बना दिया। वहां पे थी क्या? नहीं थी ना। जब संसद में जो अटल बिहारी वाजपेयी को कहा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की जो पार्टी थी, लार्जेस्ट पार्टी थी, लार्जेस्ट अलायंस था, इसलिए उनको बनाया गया। उनको कहा गया कि भी आप फ्लोर पर सिद्ध करो। 13 दिन में आप सिद्ध नहीं कर पाए, 13 दिन बाद सरकार गिर गई, खत्म होगी कहानी। क्या था उनके पास? नहीं। तो ये सब कुछ क्योंकि सरकार की, केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, मोदी शाह की गुंडागर्दी चल रही है और गुलाम बन चुके हैं गवर्नर। गुलाम, क्योंकि गुलामों को ही बनाया जाता है, तो वो उसके हिसाब से, केंद्र सरकार के हिसाब से, उसके आश्रय पे सारे काम कर रहे हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन पर सारे काम कर रहे हैं, इसलिए वहां वो किया जा रहा। तो ये जो सारी स्थिति है, ये सब कुछ सरकार अपने हिसाब से करा रही है, वो कर रहे हैं सब। आपने आंदोलन की बात की और राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने इसका जो समर्थन किया 101 सीटों पे लूट का, तो ये बयानबाजियां तो हो गई। क्या बंगाल में माहौल बनता दिख रहा है बंगाल इलेक्शन के बाद? मुझे नहीं पता भाई, ये तो वहां के लोग जो है वो ज्यादा जानते होंगे। मैं तो बता ही सकता हूँ कि स्थिति ये है, आपको इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। ले लो तो संज्ञान। अखिलेश यादव जी को यह देखना चाहिए कि क्या अभी तक जो सब कुछ हुआ है वो संज्ञान लेकर किया है सुप्रीम कोर्ट ने? संज्ञान तो छोड़ो, आप सुमोटो संज्ञान तो छोड़ो। जब आप भी गए हैं तो क्या आपकी बात सुन ली है क्या? अरे सुन लो आप। वो कपिल सिब्बल बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट वो सुन नहीं रही है, कोर्ट ये सारी चीजें समझ रहे हैं, हम सब कोर्ट में जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अबे तो भैया, जब सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा वकील है, जो इस सुप्रीम कोर्ट का कई बार जो प्रेसिडेंट जो रह चुका है, राज्यसभा का एमपी है, जो मिनिस्टर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है, सारी हालत बता रहा है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हो, हाई कोर्टों से उम्मीद कर रहे हो। मैं तो इसमें हंस ही सकता हूं और इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप जनता का भी फिर तो एक विश्वास जो है वो खत्म हो गया धीरे-धीरे। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, विपक्ष अगर इस तरह के काम करेगा और विपक्ष जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो नहीं लड़ेगा, तो जनता यही सोचेगी कि भैया कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी बीजेपी के साथ में, मोदी शाह के साथ में गठबंधन कर रखा कि तुम्हें जो करना करते रहो, हम अपने हिसाब से करते रहेंगे, तुम्हारे क्यों रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। यही हो सकता फिर तो। सुप्रीम कोर्ट से के ऊपर जो आरोप लगते हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आरोप सही लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप गलत कौन लगा रहा? सब सही लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ये बताओ ना। क्या ऐसा काम किया है जिसमें सरकार के गलत कार्यों को रोका हो, इलेक्शन कमीशन के गलत कार्यों को रोका हो, जबकि उसके संविधान सर उसी के पास तो अंतिम रूप से लोग जाएंगे। अब वो संवैधानिक संस्था खत्म हो चुकी। अपने कार्यों से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि हम कुछ नहीं है, हम तो सरकार के साथ में खड़े हैं, ये बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लोगों को बता दिया कि भैया हमारे भरोसे मत रहना। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने जो कार्यों से सिद्ध कर दिया है
जनता को ये बता दिया, भारत की जनता को, देखो भाई हमारे भरोसे मत रहना कि हम कुछ ठीक कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। अब तो जो कुछ करना तुम्हें ही करना, तो जनता करे। जनता की लड़ाई है, जनता को लड़नी पड़ेगी, जन आंदोलन करना पड़ेगा। तो सब लड़ लेंगे तो बच जाएगा, नहीं तो सब खत्म है ही है। आप एडवोकेट होकर के ये बात कह रहे हैं, तो तभी तो कह रहा हूं। तो आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, एडवोकेट होने के नाते मुझे मालूम है सारी पोजीशन क्या, प्रैक्टिकल पोजीशन मुझे मालूम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एडवोकेट होकर मुझसे गलत बोलवाना चाहते हो आप, मैं तो सच बता रहा हूं। तो शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है बंगाल चुनाव रिजल्ट को लेकर के, जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।